नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास सीरीज में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 29 दिसंबर को आपका आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में जो भी आपके जीके जी से जो प्रश्न पूछे गए हैं, करंट साइंस से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को जो है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाता है, तो उसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि ब्रिक्स 2024 का जो मेजबानी है वो कौन से देश के द्वारा जो किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका रूस हो जाएगा। देश पूछा था तो रूस होगा। अगर आपका शहर पूछा जाता तो कजान होता। ठीक है, रूस के कजान शहर में जो है 22 से 24 अक्टूबर के बीच जो आपका ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है उसमें किया गया। इस सम्मेलन में आपका चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन सहित 20 से अधिक देश के नेताओं ने जो कि भाग लिया है। बाकी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की हम लोग बात करते हैं तो यह सम्मेलन का 16वां संस्करण है। थीम की बात करते हैं तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना, यानी कि स्ट्रेंथिंग मल्टीटरिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ठीक है, आयोजन आपका 22 से 24 अक्टूबर के मध्य रूस के कजान में। इसके अलावा प्रमुख सदस्य की बात करेंगे तो 9 देश अभी आपके ब्रिक्स के सदस्य हैं। रूस हो गया, चीन हो गया, अपना देश भारत है, चीन ईरान है, मिस्र है, संयुक्त अरब अमीरात है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है और आपका इथोपिया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि जैसा कि ये साल जो है आपका समाप्त हो रहा है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब टेक्स्ट बुक जो है एक ऐसा ऑफर लाएँ जिसमें सबसे अब तक के सबसे कम प्राइस में आपको ईयरली का पास जो है दिया जाए। ठीक है, तो वो ऑफ़र आपका आ चुका है। ये ऑफ़र आपका 28 दिसंबर को ही आया था। आज आपका 29 दिसंबर है, तो 28 से 31 दिसंबर की ये बीच ये ऑफ़र आपका लाइव रहने वाला है टेक्स्ट बुक ग्रैंड फिनाले सेल के नाम से। इस सेल के दौरान अगर आप ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज कर लेते हैं तो आपको मात्र 307 में मिलने वाला है, जो कि अब तक का सबसे कम पैसा में या प्राइस में दिया जा रहा है। कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में मालूम नहीं है उनको बताते हुए चलें कि टेक्स्ट बुक आपको 800 प्लस एग्जामों का, 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस जो है PYP प्रोवाइड कराता है एक ही पास में। उसमें आपके SSC के एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, डिफेंस के एग्जाम या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम होता है, वो सारे एग्जाम आपके इसमें इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, फ़र्क साफ है। अगर आप इस ऑफर से पहले पास परचेज करते हैं तो यही आपका ईयरली का पास प्रो 699 में पड़ता, लेकिन अब आप ऑफर को परचेज कीजिएगा, ऑफर के तहत परचेज कीजिएगा APG कूपन कोड के साथ, तो आपको मात्र 307 रुपये में पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। बाकी इसका जो कूपन कोड वगैरह है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और कमेंट सेक्शन में भी पिन है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि भारत के वर्तमान लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, तो लोकपाल वर्तमान में बात करते हैं तो ये आपके न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा भारतीय लोकपाल ने 3 नए सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर सहित 9 सदस्यों की संख्या पूरी हुई है, जिसमें आपका एक अध्यक्ष और आपका 8 सदस्य रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो है न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल हैं, जबकि पहले लोकपाल आपके पिनाकी चंद्र घोष थे, जिनको 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद मई 2022 में इन्होंने सेवानिवृत्त लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने टीम इंडिया को कितना प्राइज मनी दिया। ठीक है, तो प्राइज मनी की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका 125 करोड़ रुपया दिया था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अनाउंस किया गया था सचिव BCCI के तत्कालीन उस समय के सचिव जय शाह के द्वारा। अब तो वो ICC के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो है 15 खिलाड़ियों की स्क्वाड में शामिल हर प्लेयर को 5-5 करोड़ रुपया दिए गए। हर रिजर्व प्लेयर को 2.5 करोड़ रुपया दिया गया। हेड कोच राहुल डेविड को 5 करोड़ रुपया दिया गया। कोचिंग स्टाफ में शामिल सदस्य को 1-1 करोड़ रुपया दिया गया। इससे पहले ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता बनने के लिए टीम इंडिया को करीब 20.37 करोड़ रुपये की इनामी
राशि दिया गया था आईसीसी की तरफ से, जो कि हर टीम को दिया जाता है। लेकिन भारत का जो अपना बोर्ड है बीसीसीआई, उसने अलग से प्राइज मनी देने की घोषणा की थी, जो कि 125 करोड़ रुपया जो है वो दिया। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि साल 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है। ठीक है, तो भारत की स्थान की हम लोग बात करते हैं तो 127 देशों में भारत का स्थान 105 है। ठीक है, तो 105 जो है इसका आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा अभी हाल ही में ये जारी किया गया था, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GHI के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। वर्ष 2024 की इस इंडेक्स में बात करते हैं तो भारत के जो आसपास के देश हैं, पड़ोसी देश, वहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो नेपाल का याद रखिएगा 68 है स्थान, श्रीलंका का 56 है, बांग्लादेश का आपका 84 है, पाकिस्तान का रैंकिंग जरूर याद रखिएगा 109 है। ठीक है, इसके अलावा चीन, UAE और कुवैत सहित 22 देश जो है इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। ठीक है, इसके अलावा भारत का अगर आपसे स्कोर पूछेगा, हालांकि पूछा तो नहीं जाता है, फिर भी अगर पूछ दिया जाए तो 27.3 याद रखिएगा, जो कि गंभीर बना हुआ है और इस सूची को प्रकाशित कौन करता है, तो प्रत्येक वर्ष कर्सन वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प जर्मनी में वेल्थ हंगर लाइफ नामक यूरोपियन NGO तैयार करता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि धातु की अम्ल के साथ प्रतिक्रिया होने से क्या बनता है। ठीक है, तो धातु जब भी अम्ल के साथ प्रतिक्रिया या अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लवण और हाइड्रोजन होगा। ठीक है, जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो विस्थापन अभिक्रिया से क्षार और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये भी याद रखिएगा कि यह किस तरह की अभिक्रिया है, तो विस्थापन है। उदाहरण के लिए हम लोग सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो आपका बन जाता है। ये आपका रिएक्शन भी लिखा गया है। इसके अलावा अधातुएं अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉनों की स्वीकारता होती है और इसलिए वो किसी भी हालत में अम्ल के हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन दान नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया ट्रिप्सिन जो है निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। ठीक है, ट्रिप्सिन का पूछा गया था, या आपसे ये क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया था कि अमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है। ठीक है, तो अमाशय से पूछा गया था। या अगर ट्रिप्सिन को हम लोग पहले देखें तो ट्रिप्सिन जो है ये आपका अग्नाशय रस में पाया जाता है और यहीं से आपका निकलता है। ठीक है, बाकी अमाशय से निकलने वाला एंजाइम आपसे पूछा गया था, जिसके ऑप्शन में पेप्सिन, लार और HCl था। तो अगर आपसे अमाशय से पूछा गया होगा तो अमाशय से दोस्तों आपका पेप्सिन नामक जो है एंजाइम निकलता है। ठीक है, तो पेप्सिन को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl भी पाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि एक डायोप्टर जो है डैश के बराबर होता है। तो एक डायोप्टर की बात करते हैं तो यह आपका 1 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो एक डायोप्टर लेंस या वक्र दर्पण की प्रकाशिकी शक्ति को मापने की जो है वो आपका एक इकाई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि 400 और 430 के बीच जो है आपका अभाज्य संख्या बताना था। ठीक है, तो 400 से लेकर 430 के बीच अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो ये आपका 401 हो गया, 409 हो गया, 419, 421, 431, यानी कि टोटल संख्या आपका 5 है। ठीक है, अगर आपसे इसका योग पूछा गया होगा तो इसका योग आपका 2081 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पौधे में ऊपर और नीचे की वृद्धि को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में गुरुत्वानुवर्तन दिया गया था, जो कि राइट आंसर होगा। पौधे में ऊपर और नीचे की वृद्धि को हम लोग गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पौधे के हिस्से की वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। पौधे के तने के ऊपर की ओर बढ़ते हैं जिसे ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं, जबकि जड़ी नीचे की ओर बढ़ती है उसे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अगला है हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडिया इन T20 जुलाई 2024। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सूर्य कुमार यादव हो जाएगा। कल कोच पूछा गया था, आज आपसे T20 का कैप्टन पूछा गया है। ठीक है, तो कोच अभी वर्तमान में आप लोग को मालूम होगा कौन है, गौतम गंभीर है। ठीक है, और
T20 का कैप्टन सूर्य कुमार यादव है। ODI कैप्टन पूछा जाता तो ये आपके क्या हो जाएंगे, तो ये आपके रोहित शर्मा ही होंगे, अभी वह यही हैं, ठीक है, अभी हटे नहीं हैं। टेस्ट के कैप्टन पूछा जाएगा तो ये भी आपके अभी रोहित शर्मा ही हैं, ठीक है, तो ये भी पूछा जाएगा। आपसे कोई डेट दिया जाएगा, उसी डेट के लमसम में पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था आपका कि गैस से द्रव फिर ठोस बनने में क्रमशः इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो गैस से द्रव बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब कोई गैस से क्या होगा, द्रव बनेगा, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। इसके अलावा जब कोई द्रव जो है ठोस में बदलेगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग ठोसीकरण सॉल्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा गया फ्लोएम का कार्य पूछा गया था कि फ्लोएम का क्या कार्य है। तो फ्लोएम जो है वो आपका सुक्रोज और अमीनो अम्ल दोनों का परिवहन करता है, ठीक है, तो सुक्रोज और अमीनो अम्ल दोनों का परिवहन करता है, ये आपके ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। तो सुक्रोज क्या करता है, अमीनो अम्ल का परिवर्तन करता है। एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि किशोरावस्था में के दौरान लड़कियों में होने वाला परिवर्तन नहीं है, ठीक है, तो आवाज़ का फटना आपके ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है, तो आवाज़ का फटना जो है वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आवाज़ का फटना जो है यह आमतौर पर लड़कों में देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका जो लैरिंक्स होता है या स्वर यंत्र होता है वो आपका बढ़ता है, आवाज़ आपका गहरा हो जाता है, ये परिवर्तन आपका लड़की में नहीं देखा जाता है, ठीक है, तो आवाज़ का फटना ही आपका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके अलावा एक आपका क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला से बेस्ड था, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी है जो कि आप लोग याद करते हुए चलिएगा, वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 1/2 mv² होता है, ठीक है, तो आपको उसको भी याद रखना होगा। यहाँ से प्रश्न कल भी देखा गया, आज भी देखा गया, ठीक है, तो 1/2 mv², जहाँ m आपका द्रव्यमान होता है, v आपका वेग होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। एक आपका क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक सेल से पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट बेस्ड था, अधात्विक ऑक्सीडाइड अम्लीय होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये आपका नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है क्वेश्चन पूछा गया कि धात्विक ऑक्साइड के विलयन, ठीक है, पूछा गया कि धात्विक ऑक्साइड के विलयन में धारा परिवाहित करने पर कौन सी गैस नहीं निकलती है, पूछा गया था, ठीक है, नहीं निकलती है। ऑप्शन में O2 दिया गया था, Cl2 दिया गया था, H2 दिया गया था, CO2 दिया गया था, ठीक है, तो प्रवाहित करने पर आपका O2 तो निकलता है, H2 तो निकलता है, Cl2 भी निकलता है, O2 मतलब ऑक्सीजन, H2 मतलब हाइड्रोजन और Cl2 मतलब क्लोरीन, ठीक है, तो CO2 आपका नहीं निकलता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो यही आपका इसका राइट आंसर था, ठीक है, यही पूछा गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु की स्थान ले लेता है, ठीक है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक अधिक क्रियाशील धातु है और कम क्रियाशील धातु है, उसका स्थान ले लेता है, तो ये कौन सा है, ये आपसे पूछा गया था, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, कौन सा है, तो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। जैसे कि हम लोग एक लें तो JN को लेते हैं, CuSO4 को लेते हैं, ठीक है, इसके अलावा इसका अभिक्रिया कराते हैं तो JnSO4 निकलता है प्लस आपका Cu निकलता है। इस अभिक्रिया में जिंक जो है और तांबे के सल्फेट से विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट और तांबा बनता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो पूछा गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट था वो, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत किसके साथ सांस्कृतिक संबंध बनाए हैं, ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन में आपका चीन था, इसके अलावा भूटान था, इसके अलावा रूस था, नेपाल था, ठीक है, तो मे बी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका भूटान आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा पूछा गया था विच टीम ऑफ इसरो गोट विज्ञान अवार्ड ऑफ इसरो, ठीक है, तो चंद्रयान 3 का जो टीम था उसको ही ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया। फ्लोएम के बारे में पूछा गया था, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट व्हाट, तो अमीनो एसिड एंड सुक्रोज बोथ आपका राइट आंसर था, ठीक
ठीक है। लोकपाल का चेयरमैन, भारत रत्न का MCQ बोथ 1 and 2 करेक्ट। भारत रत्न से संबंधित भी कोई प्रश्न पूछा गया था जिसका राइट आंसर आपका बोथ 1 and 2 था, ठीक है, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी तक हमें इतना ही प्रश्न हाथ लग पाया जो कि हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। बाकी अब आपका कर्तव्य है, वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं है तो क्यों नहीं है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर आप लोग लिखिए। बाकी टेक्स्ट बुक ईयरली पासपोर्ट से जुड़ना चाहते हैं तो अभी ही जुड़ जाइए, मात्र 360 में कूपन कोड APG के साथ। ऑफर आपका 31 दिसंबर तक ही रहेगा, फिर से आपका ये जो प्राइस है 699 हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद।